नारी विधाता की सर्वोत्तम और नायाब सृष्टि है। नारी की सूरत और सीरत की पराकाष्ठा और उसकी गहनता को मापना दुष्कर ही नहीं अपितु नामुमकिन है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य अपितु अंतर मन के गूढ़तम भाव, सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे महसूस करने के लिए पवित्र साधन का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए न तो कोई सरहद है और ना ही कोई छोर। यह तो एक विराट स्वरूप है जिसके आगे स्वयं विधाता भी नतमस्तक हो जाता है। जब हम मातृशक्ति की नारी चेतना का या नारी शक्ति की बात करते हैं तो मनु महाराज द्वारा मनुस्मृति में लिखित एक श्लोक का ध्यान में आता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास क्रिया फलाः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका अपमान होता है, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसी भारत में एक राज्य ऐसा है जो मातृसत्तात्मक राज्य है, जहां महिलाओं को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जहां महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर उनका हर क्षेत्र में साथ दे रही हैं। तो दर्शकों, इसी मातृसत्तात्मक राज्य के विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। समाज के गठन में खासी या आदिवासी या जनजाति महिलाओं की भूमिका के ऊपर, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ लिडकिन कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीन एस डखार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ एरिवेन प्रेस्बिटेरियन सेकेंडरी स्कूल की हिंदी अध्यापिका शाइलिन खारपुरी। शाइलिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप दोनों इस राज्य से हैं, मेघालय राज्य से हैं, और ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो नारी प्रधान राज्य है, मातृसत्तात्मक राज्य है। क्योंकि प्रायः क्या देखा जाता है कि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे राज्य, ऐसे गांव, ऐसे समाज हैं जहां पर लड़की पैदा होती है तो लोग रोते हैं जी, अपने आप को हताशा से घेर लेते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ उनके घर में आ गया हो। जी बिल्कुल। इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हमारा ये राज्य मेघालय है। तो सबसे पहले तो मैं मेघालय के ये जो समाज है, मातृसत्तात्मक जो समाज है, इसकी संरचना के विषय में मैं जीन आपसे जानना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। जी, मेघालय की जो संरचना है खासी समाज में, विशेष करके घर की संरचना मैं इस प्रकार से कहूँगी कि जैसे आमतौर पर होता है, हर किसी परिवार में सबसे बड़ा होता है बुजुर्ग, दादा दादी, फिर उसके माता पिता होते हैं और भाई बहन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से खासी संरचना में भी इस तरह के ही लोग होते हैं परिवार में, दादा दादी, और उसके बाद होते हैं भाई बहन जो अभी तक कुंवारे हों, और वो लोग मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं, और मामा भी साथ में रह सकता है। तो घर के जो सारे फैसला है वो मामा ले सकता है। इस समाज में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। आप यदि देखें तो इसी से फिर समाज की स्थापना भी होती है। शाइलिन, आप बताएंगे कि ये इसको मातृसत्तात्मक राज्य ये किस रूप में क्यों जाना जाता है? इसको इसलिए इस रूप में जाना जाता है क्योंकि स्त्री जो है, ठीक है, बेटी जो है वो माँ की उत्तराधिकारी होती है जी, ठीक है, क्योंकि उसे माँ के द्वारा ही सब कुछ, धन संपत्ति और सब कुछ जो भी है, जैसे कि हम हमारे जीवन में जो जीते हैं वो माँ के द्वारा ही वो बेटी को मिलता है जी। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि
कहीं आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ में माँ के द्वारा धन संपत्ति मिले। जी, ठीक है, क्योंकि बाकी आप राज्य में देखेंगे तो जो भी है वो पिता के द्वारा है। जी, है ना, दादा दादी जो हैं उनके द्वारा, फिर वहाँ से पिता के द्वारा बच्चों तक आते हैं। जी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि जो मिलता है वो माँ के धन संपत्ति से है, माँ को बच्चों के नाना नानी से मिलता है। जी, पति जो है वो अपने माता पिता के घर छोड़कर अपने बच्चों के माँ के घर आके रहते हैं शादी के बाद जो है। तो और फिर साथ में ये कभी नहीं होता है कि पिता के तरफ से बच्चों को कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिता सब कुछ अपने माता पिता के घर में छोड़कर आता है। जी, जी, तो जो भी है वो सब, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे अपने माँ के उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, है ना, उनका वो जो सरनेम है, उनका जो उपनाम है वही वो लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारतवर्ष में भी, जो भी है वो सब जो उपनाम जो इस्तेमाल करते हैं, उपनाम का जो प्रयोग करते हैं वो अपने पिता का लेते हैं, अपने दादाजी का लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नानी का लेते हैं, परनानी का लेते हैं। पूरे परनानी से लेके नानी, नानी से लेके माँ, माँ से लेके बच्चों, ऐसे करके फिर नाता नातिन सब अपने माँ के उसमें ही चलते हैं, उपनाम में ही चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात शायद यही है जो हमारे समाज और हमारे संस्कार को भी प्रभावित कर रही है। और इसमें और मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जरूर। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें, क्योंकि ये जो अभी जो दिख रहा है वो ऐसे ही दिखता है कि ऐसा है, ये मातृसत्तात्मक चीज़ को हम लोग लेके आ रहे हैं आगे, लेकिन इसका कारण क्या है? है ना, तो इसका कारण ये है कि पहले ज़माने में जो पुरुष होते हैं ये लोग अपने राज्य की सीमा को विस्तृत करने के लिए बाहर जाया करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो फिर कहीं उस काम के दौरान वो उनकी कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो फिर उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से भी उन्होंने मतलब माता को उपनाम देने का सोचा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि हम प्रायः यही देखते हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष को लें कि जैसे क्षत्रिय जो वीर होता है वो लड़ने जाता है, लेकिन ये अधिकार कोई नहीं देता है एक महिला को कि आप जो बच्चे होंगे आप उनको अपना उपनाम देना, है ना, माता के जो वंशावली है वो बेटे के लिए हो या वही वंशावली बेटी के लिए हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेघालय में एक माँ जो है वो अपने वंश को चलाती है, माँ। अच्छा, इसी में प्रश्न आता है, जैसे कि अगर एक माँ है, आपने बताया कि बेटा बेटी जो भी है वो सब एक ही परिवार का अंग होते हैं, तो एक घर में जैसे 4-5 बेटियां होती हैं, है ना, तो 4-5 जब बेटियों की शादी हो जाती है तो क्या सभी एक साथ घर में ही मिलकर के रहती हैं? जी नहीं, जिसकी शादी हो जाती है, जैसे सपोज बड़ी बेटियां हैं या मंझली बेटी है, उनको दूसरा मतलब घर चाहिए होता है, वो लोग अलग रहेंगे अपने पति के साथ, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी है, जैसे कि शैलन जी ने कहा है पहले ही कि सबसे छोटी बेटी है वो सभी प्रॉपर्टी की हकदार अपनी उसको संभालती है, इसलिए जो बड़ी बेटियां हैं उनको अपने पति के साथ अलग घर में रहना पड़ता है। जो केवल सबसे छोटी बेटी है उसको अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है, पूरा घर देखभाल उसी को करना पड़ता है। शैलिन, इसी से मिलता जुलता प्रश्न क्या है कि जैसे अभी आपने बताया कि संपत्ति का अधिकार छोटी बेटी को मिलता है, तो अब 4 और 5 बेटियां हैं, अभी आपने ही कहा कि लड़का अपने घर से कुछ भी लेकर के नहीं आता है, तो जो बड़ी बेटियां हैं उनको संपत्ति जो है वो कहाँ से मिलती है, वो कैसे अपने परिवार का निर्वाह करती है? बात ऐसी है, अगर घर में धन संपत्ति है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटी बेटी को ही मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा छोटी बेटी को मिलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा छोटी बेटी को ही मिलता है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ज़मीन, अगर मान लो हम उदाहरण लें ज़मीन का, तो अगर बड़ा ज़मीन है, 4 बेटियां हैं, तो 3 में एक बराबर जैसा होगा। लेकिन सबसे जो छोटी है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। या तो मान लीजिए एक घर है, घर बेटी सबसे छोटी बेटी को ही मिलेगा क्योंकि वो सबसे असली उत्तराधिकारी है, लेकिन बाकी बच्चों को या तो हो सकता है उससे थोड़ा छोटा घर मिले या तो उससे थोड़ा सा कम संपत्ति मिले।
ऐसी भी बात है। अच्छा, तो जो छोटी बेटी है वो घर परिवार संभालती है, जी। साथ ही साथ जो माँ बाप हैं वो किसके साथ रहेंगे? फिर वो भी सबसे छोटी बेटी के साथ, सबसे छोटी बेटी के साथ। और चाहे मान लो घर में मामा है, भाई है, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है जी, तो वो भी अपने सबसे छोटी बहन के साथ ही रहेंगे। अच्छा, और मान लो कि कहीं कुछ अपशगुन हुआ और मामा के पत्नी का देहांत हो जाता है, अच्छा, तो मामा वापस घर आता है और अपने सबसे छोटी बहन के साथ ही रह सकता है। जी, बिल्कुल ऐसी है हमारे यहाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इन सब के अलावा आज हम नारी सशक्तिकरण का दौर मना रहे हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं हम, तो इसको हमारी जो खासी महिलाएं हैं वो किस रूप में लेती हैं? नारी सशक्तिकरण को यदि देखा जाए तो खासी महिलाएं पीछे नहीं है किसी भी चीज़ में, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में जीती है जी। तो हर खासी महिला को हक है पढ़ने का, लिखने का, काम करने का, आगे बढ़ने का, उसको सभी चीज़ की मुक्ति है, वो कर सकती है अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई मतलब भ्रूण हत्या होती है लड़की को लेके, ना ही कोई ऐसा गलत बात होता है जिससे कि महिला को प्रभावित हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ। मैंने एक कवि की पंक्तियाँ पढ़ी थी, जब मैं यहाँ के समाज को देखती हूँ, विशेषतः बेटी की स्थिति को जब देखती हूँ, कई बार हम लोग हॉस्पिटल जब विजिट करते हैं और वहाँ पे कोई प्रसूता है ना, जिसकी बेटी पैदा हुई है ना, और यहाँ की जो जनजाति की जो महिलाएं, अगर उनके यहाँ बेटी होती है तो इतना खुश होते हुए मिठाई बांटते हुए देखा है। तो मुझे उस कवि की वो बाहर के लिए जो पंक्तियां हैं ना वो याद आ जाती हैं कि वो बाहर हमारे यहाँ से बिल्कुल स्थिति अलग है। उनके लिए क्या लिखा एक कवि ने, पुत्र जन्म होते ही घर में लहर खुशी की छा जाती है, पुत्र जन्म होते ही घर में लहर खुशी की छा जाती है, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती है। लेकिन अब यहाँ के वो देखिए, यहाँ कन्या को सिर आंखों पर चढ़ा करके बिठाया जाता है और उसका जो जन्म होता है वो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो बेटी के जन्म के साथ ही एक माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो एक माँ के रूप में खासी महिलाओं की भूमिका कैसी है? शैलीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले कि एक माँ के रूप में माँ जो है वो घर में घर की देखभाल करती है जी, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है जी, सब कुछ काम वही करती है, क्योंकि पिता घर से बाहर होता है, वो काम के लिए जाता है जी। तो जो भी है सब कुछ माँ के ऊपर ही है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि बच्चे अपने पिता से ज़्यादा माँ से डरते हैं। अच्छा जी। यहाँ पर बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि बच्चे पिता से ज़्यादा माँ से डरते हैं, क्योंकि एक माँ ही है जो घर को समेटती है और एकजुट बांधती है जी। और एक माँ ही है जो घर के बारे में छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा समस्या का हल निकाल सकती है जी। सो इसलिए यही बात है कि माँ की जो भूमिका है वो बहुत ही कठिन है, एक तरफ से बहुत ही कठिन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो बच्चों किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं जी, पिता कभी अकेला इसमें अनुमति नहीं देंगे। अच्छा, पिता हमेशा बोलेंगे कि जाके पहले अपने माँ से पूछो जी, ये ज़रूर है। और पिता बिना माँ के अनुमति का कभी कुछ नहीं करेंगे जी, बच्चों के लिए जी। तो इसलिए इसमें मतलब बहुत सारी इसमें ये भी है कि क्या बोले, बहुत सारी इसमें ये समस्या नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ी सी कठिनाई है कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि माँ तो हमें प्यार नहीं करती है। ये तो सही क्योंकि है, वो ये हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि जो भी अपने घर परिवार को चलाता है, जो मुखिया होता है घर का और जो घर के सारी देखरेख करता है, अगर वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है बच्चों के प्रति, अगर वो थोड़े से कठिन निर्णय लेता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ जो है उनको प्यार नहीं करती है। लेकिन सच में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मैं और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि माँ का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें जी, तभी वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है बड़े बिल्कुल जी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो क्योंकि जैसे मातृसत्तात्मक राज्य है तो हम प्रायः क्या देखते हैं यहाँ पर कि घर की जिम्मेवारी तो माताओं ने बहुत अच्छे से ली हुई है, साथ ही साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी वो बहुत आगे हैं,
है ना, उन्होंने अपना व्यवसाय आदि जो भी वो करती हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संभाला हुआ है। तो उनको जो ये शक्ति मिलती है वो कैसे मिलती है और कैसे करती हैं वो ये? इसके बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ की जो नारियाँ हैं जी, वो छोटी लड़की के वक्त से ही जी, उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने काम के लिए आप खुद जिम्मेदारी हैं, जी, आपको खुद देखना होगा। जी, ठीक है, आप किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं रह सकते हैं। जी, सो ख़ास तौर पर अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए गांव में, जी, और गांव ख़ास तौर पे अगर बॉर्डर एरिया में हो, जी, तो वहाँ तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि बच्चे किस तरह से व्यावसायिक में जाएं। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है जी, कि कहाँ क्या मिलता है, कहाँ कैसे सामान ले जाना होता है, जी, और कहाँ तक क्या किया जा सकता है। ये सब कुछ उनको उनके अपने माता पिता से ही पहले से ही मिल जाता है। तो ये धीरे धीरे चलते व्यावसायिक रूप में पूरा धारण कर लेती है। और इसमें फिर उनको कभी, इसलिए आप देखेंगे कि हमारे राज्य के बाज़ार में, जी, खास तौर पे हमारे ये जो बाज़ार है, हमारे राज्य के बड़ा बाज़ार हो या पुलिस बाज़ार है, जी, वहाँ में आप देखेंगे ज़्यादातर महिलाएं हैं जो दुकानें में हैं। बिल्कुल, छोटी दुकान से लेकर के आप बड़ी दुकान तक महिलाएं हैं, वहाँ सभी महिलाएं दिखती हैं। जी, तो इसलिए मतलब उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने ऊपर खुद निर्भर होना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इसमें ये आ जाता है कि व्यावसायिक रूप में जो है, तभी से वो हो जाता कि देखा जाए तो हर कहीं में खासी महिला, हर कहीं में खासी महिला है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि खासी पुरुष दुकान में बैठे या खासी पुरुष ये सब काम में लगे रहें ऐसा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो महिला है उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। जी, बिल्कुल, आकर्षित करने में बहुत उस्ताद भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, ये बात ही है कि नारी जो है वो शक्ति के इर्द गिर्द होती है, और उसके इर्द गिर्द जो है ना, जैसे सोलर सिस्टम है ना, जैसे सारे नक्षत्र सूर्य के या पृथ्वी की सारी परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से नारी के इर्द गिर्द है ना बहुत सारे गुण जो है वो गतिमान रहते हैं, जिनमें है पहला है विश्वास है, प्रेम है, करुणा है, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, सहिष्णुता, समता, सृजनशीलता, क्या नहीं है नारी के पास। और यहाँ की जब हम नारियों को देखते हैं तो ये सारे के सारे गुण हम उनमें विद्यमान देखते हैं। तो जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो यहाँ की जो नारियाँ हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम अपने मेघालय राज्य को देखें, और ख़ास करके जिस शहर में हम रह रहे हैं शिलांग, यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे विद्यालय हैं वो केवल मात्र नारियों के लिए हैं, बच्चियों के लिए हैं। और वो लोग शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, हमारा लेडीकिन कॉलेज देखिए, ये विशेषकर नारियों के लिए ही है, लड़कियों का कॉलेज है। इसके बाद स्कूल में देखिए सेंट मार्गरेट है, LC है, लॉरेटो कॉन्वेंट, फिर पारमाउंट है, और सेंट मैरीज है। इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स जो हैं ये लड़कियों के लिए हैं, और शिक्षा भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है उनको यहाँ पे, और बहुत सारे पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। डॉक्टर देखिए, और यहाँ के मिनिस्टर्स भी लड़कियाँ ही हैं, और बहुत सारे मतलब क्षेत्रों में उन्होंने अपना आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, आप किसी भी अस्पताल वगैरह में चले जाइए और वहाँ आपको जो लेडी डॉक्टर आपको ढूंढनी हो तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ हैं। और भी क्षेत्र में अगर आप स्कूल्स में चले जाएँ तो अध्यापिकाएँ या शिक्षिकाएँ हम कहें ज़्यादातर खासी महिलाएं हमको दिख जाती हैं, है कि नहीं है? या किसी भी क्षेत्र में की हम बात करें तो वहाँ बहुत आगे और तेज गति से जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। जी, आपका क्या विचार है? मतलब मैं भी सहमत हूँ इसी से, कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ में कई विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय हैं, जहाँ में सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और इसी के खासियत से जो है कि यहाँ में लड़कियों को
पढ़ाने और पढ़ने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। हम थोड़ा सा अगर शहर से बाहर निकल करके गांव की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ हम क्या पाते हैं कि आप खेती वगैरह में चले जाइए तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दुकानों में आप चले जाओ तो पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएं होती हैं, लेकिन आप खेत वगैरह में चले जाइए, है ना, खेत जहाँ जो सब्जियां वगैरह लगी हैं या क्या अनाज वगैरह भी जहाँ हो रहे हैं, खेती जो कर रही हैं उसमें भी महिलाएं अग्रणी हैं, है कि नहीं है? तो उनके अंदर भी तो एक जज्बा है, काम करने का जज्बा, कि अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए वो खेती के कार्य में भी बहुत हुनर रखती हैं और बहुत ज़्यादा कार्य कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम कहते हैं कि लड़कियाँ बहुत कोमल होती हैं, नरम होती हैं, लड़कियाँ इस तरह के कार्य नहीं कर सकती हैं, उसको शायद ये झूठा सिद्ध करती हैं। क्या विचार है शायद? बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ, बिल्कुल झूठा साबित कर सकती है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ हमारे राज्य में जी हर वह काम कर सकती है जो पुरुष करता है। बिल्कुल। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि इसको झूठा साबित किया जा रहा है, क्योंकि अगर महिला हल चला सकती है, महिला चावल काट सकती है, हाँ। महिला गेहूँ काट सकती है, हाँ। या मान लो आप धान काट सकते हैं बोलने से, तो बाकी का काम क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल। तो वो अपने परिवार के साथ साथ, अपने पति के साथ साथ वो खेती में हाथ बढ़ाती है, ये सबसे बड़ी बात है। जी, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक कवित्री हैं तरसेम कौर, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, और जब मैं उस कविता को पढ़ती हूँ ना तो मुझे यहाँ की महिलाएं बहुत याद आती हैं, है ना। तो उनकी कविताएं देखिए, उनकी पंक्तियां हैं, जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ, जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ, परमेश्वर ने बनाया है मुझको, परमेश्वर ने बनाया है मुझको कुछ अलग ही मिट्टी से, जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल जाती हूँ, जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल जाती हूँ, कभी मोम बनकर पिघलती हूँ तो कभी दिए की जोत बनकर जलती हूँ, मैं मेघालय की नारी हूँ, मैं मेघालय की नारी हूँ। तो हमने शिक्षा की बात कर ली, हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, हम कृषि की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हम खेलों की तरफ चलते हैं, तो क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। खेल, जब हम एशियन गेम्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख रही होंगी कि किस तरह से जो है लड़कियाँ अव्वल हैं, लड़कियों ने कितने ही मेडल पदक हमारे देश के लिए जीते हैं। तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी खेलों में बहुत आगे रही हैं। तो शाइलिन, क्योंकि आप भी बहुत खेलती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, है ना, विद्यार्थी जीवन में आपने भी बहुत भाग लिया है, और साथ ही साथ आप तो माउंटेनिंग जो है उसमें भी आपको बहुत रुचि रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि खेल के क्षेत्र में तो बात ही मत करिए पूरा, शायद आप पूरा पूर्वोत्तर ही ले लीजिए, खेल के क्षेत्र में तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ के राज्य सरकार के खेल विभाग की जो निर्देशक वो भी एक महिला है। बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने तो अपना एशियन गेम्स के एथलीट के रूप में उन्होंने भाग लिया है 1986 में। अच्छा, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक गेम में, फिर 2016 में रियो पैरालंपिक में भी भाग लिया जी। फिर मैराथन में लीजिए तो हमारे साथ डारिशिशा योंगजो है, जो कि 2014 में सौरा ने सबसे पहला सौरा मैराथन का वो उद्घाटन किया, और वो उसमें स्वर्ण पदक पाकर विजेता भी बनी जी। फिर उसके फुटबॉल के क्षेत्र में तो आप मत ही बोलिए, फुटबॉल के क्षेत्र में तो लड़कियां को छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे अभी जो बच्चियां हैं वो भाग ले रहे हैं। खास तौर पे जैसे कि मैं स्कूल की शिक्षिका हूँ, हमारे स्कूल की जो लड़कियां हैं जी, वो ज़्यादातर कम से कम हफ्ते में एक दिन एब्सेंट होकर बोलती है, मैम मुझे कल प्रैक्टिस के लिए जाना है जी, मुझे कल जाके खेलना है। तो एक तरफ से सोचने से इतनी छोटी सी उम्र में वो भी फुटबॉल, जो कि माना जाए तो पहले फुटबॉल खेलने देते नहीं थे, कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, मतलब फिसलने का भी बहुत है, और फिर बॉल से लगने का भी बहुत सा डर है। तो लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि हमारे स्कूल में, मैं अपने स्कूल का उदाहरण ले रही हूँ, कि बच्चियाँ, आप विश्वास नहीं करेंगी कि कक्षा 6-7 की लड़कियाँ
ऐसे फुटबॉल खेलते हैं जैसे कि मानो उन्होंने जन्मों फुटबॉल खेला है। जी सो इसमें फुटबॉल का तो लड़के लड़कियां यहाँ एकदम अग्रणी है उसमें बोलने से अभी। फिर बैडमिंटन में आप ले लीजिए, बैडमिंटन में हमारे पास बलाहुन है जो कि अभी राज्य के खेल विभाग में ही है, वो भी। फिर कोच में भी है, फुटबॉल कोच में भी है हमारी स्त्रियां हैं। फिर और बात करिए पर्वतारोहण में है हमारी वनसुख जी जी हाँ, जब वो एवरेस्ट की चोटी फतह करके आई थी तो उन्होंने मानो कि शिलोंग का जो नाम है या मेघालय का जो नाम है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा दिया था। जी जी वो है। फिर उसके बाद डॉलिन खर भी है, उन्होंने भी माउंटेनियरिंग में एवरेस्ट में वो किया है। आर्चरी में भी है, हाँ मात्स्यूडोर तो आर्चरी में भी है। तो ऐसे करके हमारे जो यहाँ की स्त्रियां हैं बहुत सारी जो खेलों में है बहुत सारी हैं, जहाँ तक कि हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, नाम भी मालूम नहीं है, ऐसा भी है। साथ ही साथ ये खेलों के साथ ही साथ आजकल हम देखते हैं कि हमारे मेघालय की जो बेटियां हैं वो फैशन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आज का ही अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगी तो उसमें 4 जो महिलाएं हैं हमारी वो भारत की तरफ से मेघालय को रिप्रेजेंट करेंगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप बॉलीवुड की तरफ देखें तो हमारे यहाँ का मेघालय का जो शिलोंग चैम्बर कोयर है, तो आप उसके बारे में बता सकती हैं कि कितनी महिलाएं उसमें हैं और कितना बढ़ चढ़ करके कितने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने जो है एक हमारे यहाँ की मेघालय की एक है उन्होंने भी फिल्म में काम किया। उसके बाद यहाँ की जो गायिकाएं हैं वो गाना गा रही हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को 2 बच्चे मिले थे जब हम लोग एलिफेंटा फॉल्स घूमने गए थे, तो वहाँ 2 बच्चे थे वो गाना गा रहे थे। तो हमने कहा कौन ये बच्चे हैं, तो बोलते हैं कि इन्होंने हमारे यहीं पर उसकी जग्गा जासूस की शूटिंग यहाँ पर भी हुई थी थोड़ी सी, तो उसमें उन्होंने गाना गाया वो बच्चे। तो लड़कियां थी दोनों, तो बहुत अच्छा लगा जान करके कि बड़े लोग तो भाग ले ही रहे हैं बाहर की चीज़ों में, साथ ही साथ यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ भी उसमें भाग ले रही हैं। तो जिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेलों से निकल करके अगर हम साहित्य का क्षेत्र देखें, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो महिलाएं जहाँ सभी क्षेत्रों में हैं वहाँ साहित्य में तो वो पीछे बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी स्थिति है साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की मेघालय में? जी मेघालय में जहाँ तक साहित्य की बात है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। पहले ज़माने से अगर आप देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने मतलब कहानियों को अलग अलग रूप में दर्शाना चाहते हैं, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, हर कोई उभर कर आ रहा है जी। ठीक है, तो मैं कुछ इन्हें गिने महिलाओं के नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो डॉक्टर स्टीमलेट डखार है जो कि ड्रामा में वो और ये पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय की विवादाध्यक्ष खासी खासी विभाग की, और उन्होंने उसमें भी भाग लिया है। AIPC जो एक हमारी संस्था है, पूरा ऑल इंडिया पोइट्स कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर लारी आज़ाद द्वारा स्थापित है ये तो उसमें भी बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रही है। और बहुत सारी महिलाएं जो है मेघालय को एक साथ जुटाकर वो बाहर ले जाया करती हैं, उनके सहयोग से, लारी जी के सहयोग से वे बाहर ले जाया करते हैं और वहाँ पर कविता पाठ वगैरह करते हैं। तो काफ़ी देश का नाम भी रोशन होता है इससे जी। और भी जैसे मिनिमन लालू है और भी कई इस तरह की महिलाएं हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और साथ ही साथ हम आपको ही लें, आप भी शायद बहुत सी कविताएं वगैरह लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। इसके साथ साथ सेंट एंथनीज कॉलेज में जो फिल्मिका हैं वो भी लिखती हैं, है ना, वो भी लिखती हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पीछे नहीं है, आप भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो कहने का अर्थ है कि साहित्य जो समाज को एक मार्गदर्शन करता है, उसमें भी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माता हैं, वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और समाज को का जो सही स्वरूप है उसको दिखाने की जो कोशिश है उनकी चल रही है। मैं अबला नादान नहीं हूँ, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ,
मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ। मैं लेखक और कवियत्री हूँ। अपने भुजबल से जीती हूँ। बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ। बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते हैं। मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं मेघालय की नारी हूँ। मैं मेघालय की नारी हूँ। तो नारियाँ किसी क्षेत्र में यहाँ के पीछे नहीं है। तो नारियाँ राजनीतिक क्षेत्र में उनकी कैसी स्थिति है, शाइलिन मैं आपसे जानना चाहूँगी। राजनीतिक क्षेत्र में तो अगर हम बोल दें कि आपको तो मालूम ही है, हमारी श्रीमती रोशन वारजरी जी, उन्होंने कितना काम किया राजनीतिक में लेके। फिर हमारी एम्परीन लिंगडो जी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है। उनका तो पूरा परिवार ही है, उनके पिता से लेके फिर भाई, फिर उसके बाद एम्परीन जी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, बोल सकते हैं। एक उन्होंने जब शुरू किया, बहुत पहले शुरू किया है लड़की के रूप में, तब से लेके धीरे धीरे पूरे मंत्री बनने तक है ना। शाइलिन मैं आपको टोकना चाहूंगी। जी। जैसे हम मातृसत्तात्मक राज्य की बात हम कर रहे हैं, मेघालय मातृसत्तात्मक राज्य है, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारी माताओं की भागीदारी थोड़ी कम है? अभी तो उभर रहा है अभी तो उभर रहा है अभी तो कोई भी पीछे नहीं है। आप पूछ लीजिए कहीं भी, बस अगर टिकट मिल जाए इलेक्शन में खड़े हो जाने का तो उसमें पीछे कहाँ रहेंगे। नहीं, जब हम असेंबली की तरफ देखते हैं, है ना, जब हम विधायकों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको कमी महसूस होती है कि मातृसत्तात्मक राज्य है कहने को, लेकिन क्यों महिलाएं पीछे हैं। इस क्षेत्र में भी शायद महिलाओं को और आगे आना चाहिए, उनको और ज्यादा मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल, तभी तो ये पूरी तरह से मातृसत्तात्मक वो मातृसत्तात्मक जो राज्य बिल्कुल। और धार्मिक क्षेत्र में क्योंकि हम देखते हैं वैदिक काल को अगर हम देखें तो वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद में उसका एक अंश है, स्त्री ब्रह्मा बहुविथा। स्त्री जो होती है वो ब्रह्मा होती है ना। ब्रह्मा मतलब आप सभी जानते हैं नेतृत्व करने वाली होती है, यज्ञ का संपादन करने वाली होती है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जनजाति जो महिलाएं हैं, उनको धार्मिक क्या अधिकार हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हर काम में सबसे पहले पुरुष आता है, स्पेशली जब पूजा पाठ के विषय में जब कोई बात होती है तब वो धर्म का पालन वही करता है सबसे पहले। तो महिलाओं का बस यही योगदान है कि जो घर की सबसे छोटी बेटी है वो पूजा सामग्री वगैरह जो प्रक्रिया होती है पूजा के लिए, सामान वगैरह इकट्ठा करने का उसी को हक है। ठीक है, तो वो लड़की ही करेगी, वो भी घर की सबसे छोटी बेटी। लेकिन जो पूजा की प्रक्रिया वगैरह है वो सब पुरुष ही करेगा, चाहे वो मामा हो, चाहे वो कोई और प्रीस्ट ही क्यों ना हो, जिसे हम लोग खासी में लिंगडो बोलते हैं, जो पूजा वगैरह की वो करता है, संचालन करता है, विधि की इसका संचालन जो करता है। तो बस नारी का बस इतना ही योगदान है कि बस वो जो जितनी भी प्रक्रिया है उसको समेट के रखे और जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जो है वो जोड़ कर रख के उसको सब कुछ तैयार करके रखती है। बस पूजा को पुरुष आकर प्रारंभ करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे नंगक्रेम नृत्य वगैरह होता है या कोई भी नृत्य वगैरह होता है, उसमें लड़कियों की भागीदारी होती है, तो उसको भी तो धर्म से ही देखा जाता है ना। वो मतलब नृत्य के हिसाब से, क्योंकि उस धार्मिक प्रक्रिया में एक वो होता है, एक नृत्य होता है जिससे हम लोग कौन सा शार्पोम्बलांग बोलते हैं। तो एक पूजा होता है शार्पोम्बलांग, लेकिन उसमें जो है रानी की बेटी जो है वो उसमें हिस्सा लेती है। ठीक है, तो उसकी पहचान उसके मुकुट से होता है, क्योंकि वो जो है वो स्वर्ण मुकुट पहनती है। ठीक है, तो वही मतलब उसमें बस उसका वही काम है। तो वहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करती है या नेतृत्व करती है अपने परिवार का। अच्छा, तो इस प्रकार से जो नारी है वो सुख दुख की साथी है। जी। सुख दुख की साथी बनकर वो अर्धांगिनी कहलाती है और नारी ही है जग का गौरव, वह विश्व को महान बनाती है। तो हम महिलाओं के लिए या विशेषकर मेघालय की जितनी भी जनजातीय महिलाएं हैं जो अपने दम पर कुछ कर रही हैं, इस राज्य को आगे बढ़ा रही हैं, अपने घर को चला रही हैं, परिवार को चला रही हैं, समाज को चला रही है, एक दिशा निर्देश दे रही हैं, उन सब के लिए यही कहना चाहेंगे कि तू अबला नहीं चट्टान है, तू अबला नहीं चट्टान है, हर युग में तू महान है,
मत सिमटने दे अपने अस्तित्व को, तेरे अनगिन रूप ही तेरी पहचान है। क्या बात है। स्त्रियां जो हैं या महिलाएं जो हैं वो खाली शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, खेल में ही नहीं, सुरक्षा के क्षेत्र में या रक्षा का जो क्षेत्र है, चाहे हम पुलिस वाली बात करें या आर्मी वाली बात करें या बॉडीगार्ड वाली बात करें, उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। तो शैलीन, आप यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगी? इनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की लड़कियाँ इस विषय में, इस क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे नहीं है। बिल्कुल। हमारी यहाँ की लड़कियाँ जी एयरफोर्स में हैं, जी, तो वो फ्लाइट कमांडर में भी है जी। फिर यहीं की लड़कियां आर्मी में भी है, बिल्कुल। और कुछ तो हमारे एनसीसी के अध्यक्ष ही बन रहे हैं अभी, जी, तो कमांडिंग ऑफिसर्स बन रहे हैं जी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये लड़कियों का एनसीसी जो गर्ल्स विंग है, जी, इन्होंने लड़कियों को बहुत उठाया है। जी, गांव-गांव से ढूंढ के, गांव-गांव जाके वहाँ से लड़कियों को निकाल के उनको कुछ बनाना, उनको अपने पैरों में आके खड़ा होने का जो मौका दिया है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही थी। जी। उसी के द्वारा मैं भी अपना पर्वतारोहण का वो उसमें भाग लेने के मुझे मौका मिला, वरना अगर मैं घर से ही बोलूँ तो घर से बिल्कुल इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता। और साथ ही अभी हम किसी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में चले जाएं, है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या और सामाजिक संस्थाएं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां हैं और पूरे ड्रेस के साथ गार्ड बन के, सिक्योरिटी गार्ड बन करके खड़ी है। तो कई बार हम बात करते हैं कि नहीं, हम तो लड़ सकते हैं ना, हम दुश्मन को हरा सकते हैं। तो ये जज्बा उन्हें कहाँ से मिलता है? ये जज्बा तो उनमें अपने आप से ही, क्योंकि वो खुद अपने आत्मनिर्भरता में जो है, तो उसी से, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है, हम सभी को यही सिखाया जाता है छोटे से ही, कि हमें अपने काम पर अपने आप निर्भर होना है, अपने जीवन में अपने आप निर्भर होना है। तो एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि उनको किसी और के ऊपर निर्भर कभी नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ में मौका दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि लड़का लड़की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क नहीं है। जो लड़का कर सकता है वही लड़की कर सकती है। इसलिए इसमें हर क्षेत्र में आप पाएंगे कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। कहीं कहीं तो आप ये पाएंगे कि लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। जी, बिल्कुल। अब हम सामाजिक मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जब हम सामाजिक मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में भी हैं, ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी हैं। तो इसमें नारियों की, इसमें ये जनजाति जो महिलाओं की कैसी भूमिका है इन सामाजिक क्षेत्र में, अगर हम एनजीओ वगैरह की हम बात करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि लड़कियों पर अत्याचार ऐसा नहीं है कि ये मातृसत्तात्मक राज्य है तो यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, वो भी। तो उनके लिए जो ये सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या काम कर रही हैं? उनके लिए जो यहाँ की जो संस्थाएं जो हैं वो उनकी मदद करते हैं जो जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। जी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई अनाथ बच्ची है, जी, है ना, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या तो ऐसा परिवार है जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, जी, उनके लिए है। फिर जो लड़कियां की मतलब मान लीजिए किसी के साथ बुरा हुआ है, उनके लिए। जी। तो कुछ कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि इन सब के बारे में बाहर के लोगों को पता चले। दर्शकों, जैसा कि हमने बहुत सारी बातें की इस खासी समाज के गठन को विषय को लेकर के, और यहाँ की जो मातृसत्तात्मक जो राज्य है उस विषय को लेकर के, लड़कियों के अधिकारों को लेकर के सभी बातें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज खासी महिलाएं पुरुषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम और सफल हैं। चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, खेल, कला, साहित्य, चिकित्सा, सुरक्षा, मीडिया या पत्रकारिता, कोई भी हो, महिलाओं की उपस्थिति या योगदान उससे कोई अछूता नहीं है। और साथ ही साथ हमारी जो ये माताएं हैं वो परिवार के विकास में, समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और विकास में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। ये नारियां सृजना, अन्नपूर्णा, देवी, युगदृष्टा, युग सृष्टा होने के साथ साथ स्वयं सिद्धा भी हैं। वास्तव में जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में,
पीयूष श्रोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी सारी जितने भी जनजाति महिलाएं हैं उनको समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम से हम आप यहीं से विदा लेते हैं। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी सुंदर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।